नमस्कार। चंद्रवंश की क्लास 6 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रवंश की स्थापना किसने की और चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे। और लास्ट क्लास में हमने सोमचंद को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंद्रचंद को। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, इंद्रचंद। हम बात कर रहे हैं इंद्रचंद की। इंद्रचंद, देखो ये चौथा शासक था। कौन सा शासक था ये? चौथा शासक। चौथा शासक था। और इंद्रचंद ने क्या किया? नेपाल मार्ग से, नेपाल मार्ग से चीन के साथ, चीन के साथ क्या किए? संबंध स्थापित किए। चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। और एटकिंसन क्या कहते हैं? ये कौन है? एटकिंसन लेखक हैं। एटकिंसन, एटकिंसन साहब का कहना है क्या कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन किया। इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन किया। रेशम उत्पादन किया और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। और इस कार्य के लिए, भाई जो इसने रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किया, इस कार्य के लिए इसने जो है क्या है, मैदानी भागों से, मैदानी भागों से इसने क्या मंगवाए? पटवाए मंगवाए। पटवाए को लेकर आया। पटवाए कौन होते हैं? ये पटवाए होते हैं रेशम बुनकर। रेशम बुनकर होते हैं ये पटवाए। राइट। अब देखो, रेशमी वस्त्रों के रंग को जो है पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की क्या थी? प्रथा थी। ये कुमाऊं में झूठी खबरें जो है फैलाने की क्या थी? प्रथा थी। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए, जिसे जो है क्या कहते थे? जिसे कहते थे हम पटरंग वाली। क्या कहते थे जिसे? पटरंग वाली। पटरंग वाली उसे कहा था, पटरंग वाली। और इंद्रचंद जो है क्या, बड़ा घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान समझता था। ये अपने को कैसे समझता था? इंद्र के समान। इंद्र के समान समझता था अपने आप को। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ?
इसका उत्तराधिकारी हुआ संसार चंद। संसार चंद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, जिसके पश्चात देखो संसार चंद के पश्चात क्रमशः सुधाचंद और सुधाचंद के बाद हरिचंद और हरिचंद के बाद वीणाचंद। वीणाचंद जो है क्या शासक बने। ये क्रमशः मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं एकदम ठीक। और अगर हम वीणाचंद की बात कर लें, वीणाचंद की, वीणाचंद की अगर हम बात कर लें तो वीणाचंद जो है एक विलासी राजा था। कैसा राजा था ये एक विलासी राजा था। विलासी राजा विलासी राजा था जिसको खस राजाओं ने पराजित किया। इसको खस राजाओं ने पराजित किया। खस राजाओं ने जो है पराजित किया और वीणाचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा कर लिया। इसने जो है क्या किया, खस राजाओं को हराया और पुनः राज्य पर कब्जा कर लिया। अशोक चल के समय चंद्र शासक वीरचंद था। अशोक चल के समय अशोक चल पंखा चला दो। देखो अशोक चल के समय जो है क्या था, चंद्र शासक जो है कौन था, वीरचंद था। चंद्र शासक वीरचंद अशोक चल के समय। और वीरचंद की मृत्यु, इसकी मृत्यु 1206 में हुई। 1206 ईस्वी में हुई। और वीणाचंद की अंतिम तिथि देखो, वीणाचंद की अंतिम तिथि, वीणाचंद वीणाचंद की अंतिम तिथि जो है 1175 से 1223 ईस्वी। 1175 से 1223 ईस्वी। मात्र 48 वर्षों के अंतराल में 3 शाखाएं। देखो 48 वर्षों के अंतराल में 48 वर्षों के अंतराल में 3 शाखाएं। 3 शाखाएं क्राचल देव के अधीन शासन करती थी। किसके अधीन, क्राचल देव के अधीन। क्राचल देव के अधीन शासन करती थी। और 1191 ईस्वी के बाद डोटी नेपाल के चल नाम वाले राजाओं द्वारा जो है राज्य करने के प्रभाव मिलते हैं। देखो जब 1191 ईस्वी के बाद 1191 ईस्वी के बाद क्या हुआ, डोटी डोटी किसको कहा गया, यहाँ डोटी का नाम आया है नेपाल के लिए। नेपाल के लिए तो यहाँ पर देखो डोटी नेपाल के चल नाम वाले यहाँ इसके जो है किसके, डोटी नेपाल के चल नाम वाले, कौन से, चल नाम वाले, चल नाम वाले राजाओं द्वारा, अशोक चल था ना जैसे, इस टाइप से ठीक, राज्य करने के जो है प्रभाव मिलते हैं। राज्य करने का क्या मिलता है, प्रभाव मिलता है कि इन्होंने जो चल नाम वालों ने जो है कुछ व्यक्तियों ने क्या किया था, राज्य किया था। और वीरचंद का उत्तराधिकारी, किसका, वीरचंद का उत्तराधिकारी
वीरचंद उत्तराधिकारी। वीरचंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वीरचंद का उत्तराधिकारी हुआ नरचंद। नरचंद हुआ। और ये नरचंद जो है 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 1261 ईस्वी तक क्या था इसका शासनकाल था। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, देखो बालेश्वर मंदिर कहां पर है, मैंने आपको पहले ही बताया था बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का, क्राचल देव का 1223 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला। 1223 ईस्वी का एक लेख मिला। लेख मिला। बालेश्वर मंदिर चंपावत में पड़ेगा और क्राचल देव का 1223 ईस्वी का एक जो है लेख मिला। और क्राचल देव के लेख में, अब देखो इस लेख में, ये जो लेख मिला क्राचल देव का 1223 ईस्वी में, इस लेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। 10 मांडलिक राजाओं के नाम। 10 मांडलिक राजाओं के नाम है। और देखो इसमें से जो है ना 10 मांडलिक राजाओं में से, इनमें से 3 तो चंद्रवंशी मांडलिक राजा हैं। 3 चंद्रवंशी। और जो शेष बचते हैं, शेष, शेष कितने बचे? 7 बचे। ये 7 जो है खस राजा प्रतीत होते हैं। खस राजा। और मांडलिक राजा एक प्रकार के क्या सामंत होते थे। मांडलिक राजा आप पूछ रहे थे ना, मांडलिक राजा क्या होता है, तो मांडलिक राजा, मांडलिक राजा क्या होते थे? ये मांडलिक राजा एक तरह के क्या होते थे? सामंत होते थे। सामंत। और वास्ते तामपत्र में, वास्ते तामपत्र, वास्ते तामपत्र में देखो क्या है, पिथौरागढ़ में, कहां पर, कहां से मिला ये तामपत्र? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से मिला। इसमें जो है क्या मिलता है देखो, इसमें मिलता है मोहन थापा के अलावा, मोहन थापा के अलावा अन्य मांडलिक राजाओं का भी उल्लेख है। अन्य मांडलिक राजा का उल्लेख है। अन्य मांडलिक राजाओं के भी क्या है? उल्लेख है। और डोटी के शासक, डोटी, डोटी किसको कहा गया? नेपाल को। डोटी के शासक। देखो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से क्या ज्ञात होता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है ये, ठीक है ना, कि 1191 ईस्वी में क्या था, अशोक चल का आधिपत्य था। और अशोक चल विराट कुल का और नेपाल के दुलु का निवासी था। देखो 11, इससे हमें क्या प्राप्त पता चलता है किस बात का, कि 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में अशोक चल का आधिपत्य था। अधिपत्य था। और अशोक चल जो है किसका था?
ये अशोक चल विराट कुल का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर क्वेश्चन आ गया क्या कि अशोक चल किस कुल का प्राणी था या किस कुल का व्यक्ति था, तो विराट कुल का था, ठीक है ना। और कहां का निवासी था? यह निवासी था दुलू का, दुलू का निवासी था। दोनों ही फैक्ट जो है क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों फैक्ट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अशोक चल ने क्या किया देखो, अशोक चल ने अशोक चल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत नियुक्त किया। किसको? पुरुषोत्तम सिंह को। पुरुषोत्तम सिंह को क्या किया? सामंत नियुक्त किया। इसको सामंत, सामंत नियुक्त नियुक्त किया। और पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया। ठीक है ना। देखो पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया लेख में, जो इसका बोध गया लेख है, पुरुषोत्तम सिंह का बोध गया लेख, बोध गया लेख जो है ये, इस बोध गया लेख में जो है क्या है, शिलालेख है। ये क्या है? ये शिलालेख है। किसका है ये? पुरुषोत्तम सिंह का। इस शिलालेख में जो है अशोक चल को खस देश का राजाधिराज, कहां का? खस देश का क्या कहा गया? राजाधिराज। खस देश का राजाधिराज इसको बताया गया। और यह खस देश कुमाऊं व गढ़वाल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो खस देश है, ये खस देश गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ये खस देश जो है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। और अशोक चल के आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का राजा था। इसके आक्रमण के समय कौन था राजा? वीरचंद राजा था। वीरचंद राजा। इसके आक्रमण के समय वीरचंद राजा था। वीरचंद। वीरचंद राजा था इसके आक्रमण के समय। क्लियर होगी बात? समझ पाए बात? अब देखो मांडलिक क्या होता है। मांडलिक, मांडलिक पूछा था ना अभी आपने कि मांडलिक क्या है। देखो मांडलिक, मांडलिक जो है क्या है, ऐसे सामंत राजा होते थे। ये भी क्या होते थे? सामंत राजा। ऐसे सामंत राजा होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। मतलब राजा के अधीन शासन करते थे। कहने का मतलब यह है जैसे कि एक ये अधिपति है, अधिपति, तो इसके नीचे जो है कौन है? इसके नीचे होंगे सामंत। ठीक। अब ये जो सामंत है, ये भी जो है इनके पास जो पावर है, इनके पास जो पावर है वो पावर कैसी है? ऐसे लिखेंगे ना पावर, POWER है ना, पावर। राजा वाली पावर है इनके पास भी। कैसी पावर है? राजा वाली, सामंत के पास। ठीक है ना। और वास्ते तामपत्र में जो पिथौरागढ़ से मिला, मोहन थापा को मांडलिक राजा का उल्लेख मिलता है। मोहन थापा और मांडलिक राजा का उल्लेख मिलता है ना। और इन मांडलिक राजाओं का अधिपति, अब देखो यहाँ पे जो अधिपति है ये क्वेश्चन मार्क है ना अभी, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आ जाएगा? अधिपति। अधिपति आ जाएगा शक्ति बम। पहले देखो बम शासकों की बात करी थी हमने, बम राजाओं की। क्यों भाई हर्ष? बम राजाओं की बात की थी ना पिछली क्लासेस में। अगर नहीं देखी है तो आप जो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इनका अधिपति कौन था? देखो शक्ति बम था, शक्ति बम था। अब ये शक्ति बम
कौन सा बम है ये? परमाणु बम। ये शक्ति बम मूलतः नेपाल का था। कहाँ का था ये? नेपाल का। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि बागमती नदी के तट पर है। क्लियर होगी बात? अब देखो, अगला शासक आया थोरचंद। अगला शासक आया थोरचंद। थोरचंद। अब देखो, हर्षदेव जोशी थोरचंद को कुमाऊं का शासक मानते हैं। कौन मानते हैं? हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी कौन है ये? कुमाऊं के चाणक्य नहीं है राजनीति के? ये हर्षदेव जोशी जो है, इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं कुमाऊं का शासक। कुमाऊं का शासक मानते हैं, और कुमाऊं का स्वतंत्र शासक। एटकिंसन के अनुसार, अब देखो एटकिंसन आ गए भाई जी। एटकिंसन, एटकिंसन के अनुसार थोरचंद का राज्यरोहण, थोरचंद का राज्यरोहण मतलब ये राज्यरोहण कब हुआ, ये कब राज्य पर बैठा, ठीक है ना? 1360 में हुआ था। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार। और इसने 1281 तक शासन किया। अब देखो दोनों ही तथ्य क्या है। अब 1360 में एटकिंसन कहते हैं कि इसका जो राज्यरोहण हुआ, और शासन 1281 तक कैसे हो जाएगा, है ना? यानी कि दोनों ही तथ्य में क्या है, अभी मिथ्य हैं। क्लियर होगी बात? अभी जो है, अभी हो सकता है और रिसर्च हो इस पे, और कोई नया लेखक आ जाए और वो इतिहास को जो है क्या, पलट कर रख दे, इतिहास को बदल कर रख दे। क्योंकि जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वो उत्तराखंड का इतिहास हो, या किसी भी राज्य का इतिहास हो, वो हम क्या प्रूफ एविडेंस के आधार पर पढ़ते हैं, और उसको जो है क्या, लेखक या कुछ गणमान्य व्यक्ति जो है रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, लिखते हैं या बताते हैं, ठीक है ना? उसके आधार पर हमें जो है जानकारियां मिलती हैं इतिहास की, कि हमारे पहले समय में क्या रहा होगा। ठीक है? अब देखो थोर चंद का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी इसका हुआ कल्याण चंद प्रथम। कल्याण चंद प्रथम इसका उत्तराधिकारी था। और इसके बाद देखो, इसके बाद त्रिलोक चंद व अभय चंद का भी नाम आता है। देखो कल्याण चंद के बाद इसका उत्तराधिकारी था कल्याण चंद प्रथम, और इसके बाद जो नाम आता है, इसके बाद देखो नाम आता है त्रिलोक चंद का। त्रिलोक चंद का। और त्रिलोक चंद और अभय चंद का भी नाम आता है, अभय चंद। अभय चंद का भी नाम आता है। और त्रिलोक चंद की मृत्यु 1303 में हो गई। इसकी मृत्यु 1303 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और अभय चंद पहला चंद्रवंश का ऐसा शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों में मिलती है। मतलब ये जो अभय चंद है, ये जो अभय चंद है, ये ऐसा पहला व्यक्ति था चंद्रवंश का जिसका जो प्रमाण है, प्रमाणित सूचना है, उसके ही स्वयं के अभिलेख में मिलती है। मतलब अभय चंद के अभिलेख में अभय चंद की ही जानकारी मिलती है। ये ऐसा पहला व्यक्ति है चंद्रवंश का। और अभय अपने बारे में खुद कहा, अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, देखो इसका अभय चंद का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है, अभय चंद, अभय चंद का जो अभिलेख है ज्ञात है 1360 ईस्वी का, चंपावत में, चंपावत, चंपावत में कौन सा है, मानेश्वर नोले से प्राप्त हुआ।
नोले से प्राप्त। अभय चंद का 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नोले से जो है क्या हुआ, अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है ना, जिसमें से जो है क्या, अभय चंद की स्वयं की जानकारी मिलती है उसके स्वयं के अभिलेख से। और अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध, इसका जो वार्षिक श्राद्ध है, वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध पर जो है क्या, ज्ञानचंद ने, वार्षिक श्राद्ध पर किसने, ज्ञानचंद ने, ज्ञानचंद ने क्या किया था, तामपत्र द्वारा भूमि दान देने, भूमि दान का जो अभिलेख मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है, ज्ञानचंद ने जो है क्या दिया, ज्ञानचंद ने तामपत्र द्वारा, इसने जो है क्या किया, ज्ञानचंद ने तामपत्र द्वारा, तामपत्र द्वारा अभिलेख जो है, तामपत्र द्वारा भूमि दान का जो है क्या अभिलेख मिलता है, भूमि दान देने का अभिलेख मिलता है। और करमचंद 1 वर्ष शासन करने के बाद मनकोटी राजा के पास गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, जिसके पश्चात क्या बैठा, ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा। तो आज हमारी कौन सी क्लास थी, 6, जिसका जो है क्या हो गया है, टाइम हो चुका है क्लास का समापन का, ठीक। और कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञानचंद को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। Thank you for watching. Subscribe Pi Technique. Next video coming soon.